हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रज किशोर मिश्रा आप सभी का लीगल मेंटर हार्दिक स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा का यूट्यूब चैनल पे। एक लगातार आप लोगों की क्वेरी थी कि सर केस लॉज को डिस्कस करें, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सेक्शंस को डिस्कस करें। और जो आज की सीरीज है 2020 सीरीज में, इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केस लॉ की सीरीज। और केस लॉ सीरीज में जो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 3 केसेस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यही 3 केस आपके एनसीईआरटी में मेंशन करे गए हैं। इन्हीं 3 केसेस में 2-3 प्रिंसिपल्स इवॉल्व करे गए हैं और जो आपके एनसीईआरटी में जिस स्टैंडर्ड तक डिस्कस करा गया है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे केस लॉस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में आपको चैप्टर वाइज टॉर्ट्स लॉ की, साथ ही साथ प्रॉपर्टी लॉ, जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, जितने भी केस लॉज रिलेवेंट हैं आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उनका चैप्टर वाइज आपको डिटेल्ड वीडियो मिला करेगा इस 2020 सीरीज के अंदर। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट 3 केसेस। 3 इंपॉर्टेंट केसेस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और तीनों केसेस अपने साथ एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल बताते हैं कि इस प्रिंसिपल को इवॉल्व करा गया है इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन में। आइए देखते हैं सबसे पहला केस क्या है। सबसे पहला केस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बैफलर वर्सेस बैफलर का केस है। ये आपके एनसीईआरटी का जैसे ही आप अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, आपको शुरुआत के दूसरे या तीसरे पेज पे दिखाई देगा ये केस। इस केस का मैं आपको फैक्ट बताऊं उसके पहले मैं बताता हूं इस केस में खास प्रिंसिपल क्या इवॉल्व करा गया था। कोर्ट ने इस केस में यह बोला था कि अगर आपके अग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए, तब उसमें एक खास बात जरूरी है कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, पार्टीज का लीगल इंटेंशन होना चाहिए वाकई में अग्रीमेंट में आने का। खाली एक मोरल ऑब्लिगेशन, खाली एक सोशल ऑब्लिगेशन किसी भी अग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं देता है। तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट, एक जरूरी एस्पेक्ट ये है कि पार्टीज का लीगल इंटेंशन होना चाहिए। इसी पे आपका ये जो जजमेंट है बैफलर वर्सेस बैफलर, ये केस लॉ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, बैफलर वर्सेस बैफलर केस लॉ को, और क्या खास है इस केस लॉ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यह केस है बैफलर वर्सेस बैफलर। आइए इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में मिस्टर बैफलर और मिसेस बैफलर हुआ करती थी। ये हस्बैंड वाइफ थे। ये सिलोन, प्रेजेंट डे श्रीलंका के रहने वाले थे। ये वेकेशंस के लिए इंग्लैंड गए 1950 में। साथ ही साथ लिखा है इस वेकेशन के दौरान जो मिसेस बैफलर थी, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये बीमार हो जाती हैं और इनको अर्जेंट नीड थी मेडिकल अटेंशन की, विच मीन्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो इन्होंने यह डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट होता है और इनके हस्बैंड के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। ये कहते हैं कि चूंकि ये वर्किंग थे, इनको अपने काम से आना अब वापस पड़ा, इनको लंदन से वापस ये आते हैं, कहाँ पे ये वापस आते हैं सिलोन, और अपने वाइफ को क्या बोलते हैं, ये अपने वाइफ को बोलते हैं कि देखिए जब तक आप अपने ट्रीटमेंट के लिए लंदन में रहेंगी, जब तक आप अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे इंग्लैंड में रहेंगी, तब तक मैं आपको 30 पाउंड एक मेंटेनेंस अमाउंट आपको हर मंथ दिया करूंगा, ठीक है। और इन्होंने यह बात बोली थी इनके हस्बैंड ने। हस्बैंड साहब ने बोला कि मैं वापस जा रहा हूं, जब तक आप यहां रहेंगी आपको मेंटेनेंस के लिए मैं 30 पाउंड्स हर मंथ दिया करूंगा। अब यहां पे एक बात आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों जो लोगों की रिलेशनशिप जब तक चल रही थी तब तक कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा था। परेशानी कहां आती है, समय के साथ धीरे धीरे इनके संबंधों में कुछ परेशानियां आती हैं और उसका परिणाम क्या होता है, नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। जो मिस्टर बैफलर थे, इन्होंने जो मेंटेनेंस अमाउंट था उसको देने से मना कर दिया, ठीक है। मिसेस बैफलर ने चाहा कि इस अग्रीमेंट को इन्फोर्स करा जाए और वह कोर्ट में चली जाती हैं। जब ये कोर्ट में चली जाती हैं तो जो आपकी मिसेस बैफलर है, मिसेस बैफलर क्या चाहती थी कि मिस्टर बैफलर को
कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे कि आप क्या करें, वो मेंटेनेंस अमाउंट को क्या करें, आप वापस पे करें इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट इश्यूज रेस किए गए थे इस केस के अंदर। सबसे पहला पॉइंट यह था कि क्या मिस्टर बैफलर का कहीं भी कोई इंटेंशन था कि वह अपने वाइफ के साथ एक अग्रीमेंट में आना चाहते थे, विच मीन्स कि मिस्टर बैफलर का पूरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कहीं से कोई इंटेंशन था किस चीज का, कि वह अग्रीमेंट में आना चाहते थे। दूसरा, क्या मिस्टर और मिसेस बैफलर के बीच का जो अग्रीमेंट है ये वैलिड है। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड और वाइफ का, क्या इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कराया जा सकता है। यह 3 पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जो इस केस के अंदर डिस्कस करे गए। अब इसमें देखिएगा, इसमें मिस्टर बैफलर ने क्या बोला। मिस्टर बैफलर ने अपने आर्गुमेंट में बोला कि साहब हमारे और मेरे पत्नी के बीच का जो अग्रीमेंट है ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक इन नेचर है, इसमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। हालांकि मिस्टर बैफलर नेवर हैड एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन टू फॉर्म एन एग्रीमेंट विच इज लीगल इन नेचर। इनका कहना था साहब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई ऐसा अग्रीमेंट बनाऊं जो लीगल इन नेचर होगा। साथ ही साथ इसमें देखिए लिखा था द हस्बैंड मस्ट बी ऑब्लाइज्ड टू पे द मेंटेनेंस बिकॉज, ये कहा गया। अब देखिएगा मिसेस बैफलर थी, इनका क्या कंटेंशन था। मिसेस बैफलर का कंटेंशन था कि साहब जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है कि आप मेंटेनेंस अमाउंट को पे करें। क्यों? क्योंकि द हस्बैंड गॉट इनटू डोमेस्टिक अग्रीमेंट, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि साहब हम आपको 30 पाउंड्स पे किया करेंगे एज अ सपोर्ट फॉर विच सी हैड अग्री टू स्टे बैक। ये कहती हैं कि हम इंग्लैंड में रहने के लिए, मैं इंग्लैंड में रह रही हूं तो इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे इंग्लैंड में रहने के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपने कहा है कि 30 पाउंड एज अ मेंटेनेंस अमाउंट पे करेंगे, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। ये मिसेज बैफलर का अग्रीमेंट इसमें कंटेंशन था। कोर्ट का क्या इसके ऊपर था देखते हैं। कोर्ट ने बोला कि जो ये अग्रीमेंट था ये कंप्लीटली डोमेस्टिक इन नेचर था। लॉर्ड जस्टिस एटकिन थे, इन्होंने बोला कि जब हस्बैंड और वाइफ अग्रीमेंट में आते हैं तो उनका कहीं भी कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप बनाने का। दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर आपके अग्रीमेंट के अंदर एक लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन होनी चाहिए, किस समय, जब आप अग्रीमेंट में आ रहे हैं, इसी कारण से तभी वो आपका अग्रीमेंट जो होगा उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होगी। विच मीन्स अगर मेरा दोस्त मेरे से कहता है कि मेरे घर शादी में आना और अगर मैं नहीं जाता हूं तो वो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कह नहीं सकता कि साहब हमारे इनके बीच में अग्रीमेंट था। जब वो मुझे ऐसी बातें कह रहा था तो ना मेरा ना उसका लीगल इंटेंशन कुछ नहीं था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे उसके बीच में कोई इंटेंशन नहीं था किसी लीगल रिलेशनशिप में आने का। तो बैफलर वर्सेस बैफलर केस में यही बात कही गई थी। तो अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन ये होता है कि मियर सोशल अग्रीमेंट, जो आपके सामाजिक अग्रीमेंट्स होते हैं, जो एक फैमिली के अंदर बनाए जाते हैं, एक सोशल कंस्ट्रक्ट में, एक संबंधों में बनाए जाते हैं, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये अग्रीमेंट जो होते हैं इनमें कोई लीगली बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि दैट दे वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके अग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी देने के लिए। ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है और इसी एस्पेक्ट को बैफलर वर्सेस बैफलर के केस में डिस्कस करा गया था। अगला केस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस, इसमें किस प्रिंसिपल को डिस्कस करा गया था? जी हां, इस केस के अंदर जनरल ऑफर के बारे में डिस्कस करा गया था कि क्या कोई ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया जा सकता है, अगर हां तो उसमें एक्सेप्टेंस क्या होगी, अगर है तो उसमें पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन कैसे दिखाई देगी। इन चीजों को कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में डिस्कस करा गया था। आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं, इसमें आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को देखेंगे तो 1983 का केस है। ये यूके का केस है जहां पे ये लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में।
क्या है, ध्यान से समझते हैं। जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी है, इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया दैट इज कॉल्ड ए स्मोक बॉल, और बोला, और यह जो प्रोडक्ट था ये इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए उन्होंने बनाया। इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट क्या करा, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा, और उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे इस स्मोक बॉल को जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस कोर्स में हम बता रहे हैं, कोर्स क्या बताया, कोर्स बताया 2 वीक्स तक आपको डेली यूज करना है, थ्राइस अ डे, ठीक है, 2 वीक्स तक लगातार यूज कर रहे हैं, एक दिन में 3 बार। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जिस वे में बता रहे हैं, जिस कोर्स में बता रहे हैं, आप अगर हमारे स्मोक बॉल को उस तरीके से अगर कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा होगा, तब हम आपको 100 पाउंड्स एज अ रिवॉर्ड देंगे। साथ ही साथ वहां पे एडवर्टीजमेंट में यहां भी लिखा हुआ था, एडवर्टीजमेंट में ये एक बड़ी खास बात लिखी थी कि हमने 1000 पाउंड, हमने 1000 पाउंड आलियांज बैंक में पहले ही डिपॉजिट करा रखे हैं, ताकि यहां से हम आपके रिवॉर्ड्स को दे सकें, ठीक है। तो सिंपल से कहा कि आपको ये, अगर हमारी स्मोक बॉल को कंज्यूम करने के बाद, जैसा हम बता रहे हैं वैसा कंज्यूम करने के बाद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम आपको क्या, हम आपको रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड्स का। साथ ही साथ बोला कि आप परेशान ना हो, रिवॉर्ड्स देने के लिए हमने 1000 पाउंड आलियांज बैंक में जमा करा रखे हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला, they stated it was merely an offer and cannot be termed as a contract between the parties. On getting their reply, कार्लिल filed a case. अब जो कार्लिल थी, इन्होंने केस फाइल करा कंपनी के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जब इन्होंने कंज्यूम करा, जिस तरीके से इन्होंने बताया था उसी तरीके से इन्होंने मिसेस ये कार्लिल ने कंज्यूम करा, और उसके बाद भी इनको क्या हो जाता है, उसके बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इन्होंने केस करा, ठीक है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में 3 मेन पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। पहला कि दैट द एडवर्टीजमेंट मेड बाय द स्मोक बॉल कंपनी कि हम 100 पाउंड आपको देंगे, क्या ये एक वैलिड जनरल ऑफर है, पहला बात। दूसरा कि क्या इसमें एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई थी, क्या मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करा था। तीसरी बात, डज परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस एडवर्टाइज कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट में जो शर्तें लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, आपने उसको परफॉर्म कर लिया, क्या परफॉर्म कर देना एक्सेप्टेंस होगा। ये 3 प्रश्न इसके अंदर उठाए गए थे। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देखिए। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देखने के पहले प्लेंटिफ का आर्गुमेंट देख लेते हैं। प्लेंटिफ का आर्गुमेंट क्या था, देखिएगा। प्लेंटिफ मतलब मिसेस कार्लिल का क्या इसमें आर्गुमेंट था, ये कहती हैं कि एडवर्टीजमेंट एज इशूड बाय द कंपनी वाज नॉट एन इनविटेशन, ये कहती हैं इट वाज नॉट अ इनविटेशन टू ऑफर, बट ये अपने आप में एक ऑफर था। क्यों उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, उन्होंने बोला कि चूंकि कंपनी ने साफ साफ बोल रखा है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे जब आप हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब्ड तरीके से कंज्यूम करेंगी। अब ये पूरा, ये कहते कि जो इनका पूरा पर्पस था, द होल एम ऑफ पब्लिशिंग दैट पेपर इज टू लेट पीपल नो अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द ऑफर एंड टू अश्योर दैट दे हैव इवन पेड डिपॉजिट इन दैट बैंक। ये कहती हैं चूंकि वहां पे लिखा हुआ था कि साहब हमने कुछ सम ऑफ मनी अलियांज बैंक में जमा कर रखा ताकि हम आपके रिवॉर्ड की अमाउंट को दे सकें। तो इन्होंने कहा कि ये बातें इन्होंने लिखी, और इट इज नॉट, ये सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, ये अपने आप में एक ऑफर है। अब डिफेंडेंट क्या आर्गुमेंट था, डिफेंडेंट ने बड़ा सिंपल आर्गुमेंट लिया। डिफेंडेंट ने बोला कि साहब देखिए एक बात समझिए, हमारा कोई लीगल इंटेंशन था ही नहीं। अभी हमने पढ़ा बैफलर वर्सेस बैफलर में कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होने के लिए क्या जरूरी है, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए। तो इसमें साफ साफ इन्होंने, कंपनी ने कहा साहब मेरा तो कोई लीगल इंटेंशन था ही नहीं, हमने जो भी बातें लिखी हुई थी हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए कही थी। दूसरा इन्होंने क्या कंटेंशन लिया, इन्होंने कंटेंशन लिया कि साहब ये एक एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं था, द एडवर्टीजमेंट वाज नॉट एन ऑफर। इन्होंने बोला कि साहब हमने किसी एक व्यक्तिगत, एक पर्टिकुलर पर्सन को तो ये दिया ही नहीं है, और
पब्लिक एट लार्ज को दिया गया जो ऑफर है, पब्लिक एट लार्ज को दिया गया जो इन्होंने कहा कि एक ऑफर जो है पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया जा सकता है। इन्होंने कहा सबसे पहली बात कि साहब देखिए, हमने जो ऑफर दिया किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया है, और इन्होंने बोला कि एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज। तीसरी बात कि साहब एक्सेप्टेंस, अगर चलिए मान भी लेते हैं, तो क्या इन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस दी, तो क्या उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ, वो एक्सेप्टेंस मुझे आई, मेरे पास वापस आई? तो इन्होंने तीन तरीके की बातें कही और बोला कि यह कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने सबसे पहले बोला, कोर्ट ने बोला कि देखो भैया एक बात, कोर्ट ने बोला कि आपने जब बोला कि साहब हमने 1000 रुपए अलियांस 1000 पाउंड अलियांस बैंक में जमा कर रखे हैं, इससे यह बात समझ में आता है कि आपका इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप में जाने का। आपने उस पर लिख रखा था कि परेशान ना हो, आपके रिवॉर्ड्स को देने के लिए 1000 पाउंड जमा कर रखा है। इतना लिख देना आपके लीगल इंटेंशन को दिखाता है, पहला। दूसरा, कोर्ट ने बोला कि एक ऑफर पब्लिक एट लार्ज, वर्ड एट लार्ज को भी दिया जा सकता है, इसे जनरल ऑफर कहते हैं, और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि जो कंडीशंस ऑफर की दी गई हैं, ऑफर की जो कंडीशन दी गई हैं, अगर आपने उसको फुलफिल कर दिया तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस क्या है, कम्युनिकेट कर दी गई है। तो दिस वाज ऑल द कंक्लूजन इन व्हाट कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। तीसरा केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस को देखेंगे तो इस केस में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो ये है कि कंसिडरेशन शुड फ्लो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन आनी चाहिए प्रॉमिसर की डिजायर पे, विच मीन्स आइए समझाते हैं। इस केस को देख ले, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 का केस है। इस केस में क्या था, इसमें जो आपके प्लेंटिफ थे, प्लेंटिफ ने कुछ दुकानें बनवाई, और यह जो दुकान बनवाई किसके कहने पे बनाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई। विच मीन्स अगर आप केस को देखेंगे तो केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो अगर मैं यहां लिखता हूं, ये थे आपके दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो था क्या कि जो आपके दुर्गा प्रसाद जी ने थे, दुर्गा प्रसाद जी ने कुछ दुकानें बनवाई, किसके कहने पे बनवाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनवाई। अब ये दुकानें बनी, इनको रेंट पे दिया गया ताकि इनसे क्या हो, पैसे आए। अब देखिए जो बलदेव थे, बलदेव भी इन्हीं दुकानों में क्या हुआ, बलदेव भी इस दुकान में क्या हो गए, टेनेंट आ गए, इन्होंने भी, ये भी किराएदार हो गए। अब क्या हुआ, जो बलदेव ने कहा कि देखो साहब मैं तो रेंट आपको दूंगा ही दूंगा, और मैं आपको 5% कमीशन भी दूंगा। तो वो 5% कमीशन क्यों दूंगा, इन्होंने कहा देखिए है क्या कि आपने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तो मैं जो भी आर्टिकल्स वगैरह सेल करूंगा मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। ध्यान रहे ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये बलदेव के कहने पे नहीं बनी है, ये बनी है किसके लिए, ये बनी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने पे। और ये क्या कहता है कि चूंकि आपने इसको बनवाने में बहुत पैसा लगाया है, मैं 5% आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। डिफेंडेंट कमीशन देने में फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है कमीशन, और प्लेंटिफ इनके लिए क्या ले आते हैं, केस ले जाते हैं। अब प्रिंसिपल क्या डिस्कस किया गया था, इसमें प्रिंसिपल डिस्कस करा गया कि कंसिडरेशन शुड बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर के डिजायर पे कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, एक्ट नॉट अ गुड कंसिडरेशन अनलेस डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कुल मिला के कहानी यह है कि प्रॉमिसर के ही डिजायर पे कंसिडरेशन आनी चाहिए। अब देखते हैं इस केस में क्या है। इस केस में कोर्ट ने बोला देखो एक बात समझो कि जो आपने ये दुकानें बनाई हैं, ये किसके कहने पे बनाई है, तो जवाब आया साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोला उसके कहने पे हमने पैसा लगा दिया। ठीक है, क्या ये जो आपने इतना ज्यादा पैसा लगाया, ये जो कमीशन देने की बात क्यों करी जा रही है, तो जवाब आया साहब इतना ज्यादा पैसा लगा है। इतना ज्यादा पैसा आपने किसके कहने पे लगाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे लगाया, ना कि डिफेंडेंट के कहने पे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपने पैसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने पे लगाया तो उसी खर्च पे आप कमीशन किससे, कमीशन आप डिफेंडेंट से क्यों लेंगे। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी। तो कोर्ट ने बोला देयर वाज नो कंसिडरेशन टू गिव कमीशन, कमीशन देने की कोई बात नहीं थी, तो कोई ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको कमीशन देना है। जज ने बोला द ओनली ग्राउंड फॉर मेकिंग ऑफ द प्रॉमिस इज द एक्सपेंस इनकर्ड, मतलब कि जो प्रॉमिस करा गया वो किस पे था कि प्लेंटिफ को कितना खर्च हुआ है, उस मार्केट को बनाने में कितना खर्च हुआ है। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है, बट इट इज क्लियर दैट एनीथिंग दैट डन इन दैट वे वॉज नॉट एट ऑल एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट, और जो भी खर्च किए गए होंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करी गई है, वो डिफेंडेंट के कहने पे, डिफेंडेंट की इच्छा पे नहीं करी गई है। ठीक है, द एक्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ नॉट ऑफ द प्रॉमिस बट ऑफ द कलेक्टर्स ऑर्डर, और ये जो दुकानें बनाई गई हैं, जो मोटे पैसे खर्च किए गए हैं, ये डिफेंडेंट के कहने पे नहीं करे गए हैं, दैट वॉज डन ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। तो आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। ये 3 केस आज की क्लास में डिस्कस हुए। केस का नाम है, मैं बताता हूं, बैफलर वर्सेस बैफलर, जिसमें पार्टीज की लीगल इंटेंशन के बारे में चर्चा करी गई। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में बताया गया कि ऑफर जनरल हो सकता है, ऑफर की शर्तों को पूरा कर लेंगे तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। और तीसरा केस आज में बोला गया कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, तो इस बात का रखेंगे ध्यान। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। दिस इज ब्रज किशोर मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।